गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में बात कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस की। मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट की 4 एप्लीकेशंस बताई थी। हम लोगों ने 4 एप्लीकेशन सीखी थी। सबसे पहले तो सीखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दूसरा सीखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, तीसरा एसिडिक स्ट्रेंथ, चौथा बेसिक स्ट्रेंथ। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे JEE मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे गुजकेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो साइंस से रिलेटेड है, उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। और इतने ही पार्ट से, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी वाले पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है। 2 भी आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। इसी सिलसिले में हम अगला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट सीखने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा होता है कि वो इनऑर्गेनिक हो सकता है या ऑर्गेनिक हो सकता है। उसकी 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है जेंटलमैन। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। कई बार ऐसा देखा गया कि हम उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को उस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसके लिए हमें दूसरी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। तो रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है, रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसके द्वारा हम हाइपोथेटिकल, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, मैं आपको बता दूं, जिसके द्वारा हम जो भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो हाइपोथेटिकल हुए। उन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स के आधार पे हम उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर ले जाते हैं, चाहे वो बॉन्ड लेंथ हो, चाहे वो बॉन्ड एनर्जी हो, चाहे वो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, चाहे कोई दूसरा फैक्टर आ जाए जैसे बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, कोई रिएक्शन आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन आ जाए। तो ऐसे ही ढेर सारे फैक्टर्स को, ढेर सारी प्रॉपर्टीज को एक फिनोमेना एक्सप्लेन करता है। उस फिनोमेना के आधार पे हम जो भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं। उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और उनके द्वारा कभी केमिकल रिएक्शंस को, उनके द्वारा कभी भी केमिकल रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन मैकेनिज्म में कभी हम उनको नॉर्मली जो है यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में उनकी हम मदद लेते हैं। तो रेजोनेंस है क्या? जैसे मान चलिए कि मैं आपको बोलूं कि हम लोग बेंजीन के बारे में सुनते हैं। बेंजीन एक 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें अल्टरनेट क्रम में पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर लेट कर लूँ मैं इसे कि ये पहला कार्बन है और ये दूसरा, तो C1 से C2 की जो बॉन्ड लेंथ है
वो मान लो कि x एंगस्ट्रॉम है। इसी का दूसरा स्ट्रक्चर हमें दिखता है कई बार कि ये पाई बॉन्ड यहाँ ना होके यहाँ पे आ जाता है, लेकिन ये अल्टरनेट क्रम में ही रहते हैं। तब ये बॉन्ड लेंथ C1 से C2 बॉन्ड लेंथ y एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। बहुत ध्यान से आप मेरी बात समझिए। इस केस में ये बॉन्ड लेंथ x एंगस्ट्रॉम है और इस केस में ये बॉन्ड लेंथ y एंगस्ट्रॉम हो जाती है। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी पाते हैं, जिसको आप और हम ऐसे भी शो करते हैं। और यहाँ पर ये C1 C2 जो बॉन्ड लेंथ है वो Z एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। देखिए आप यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। तय बात है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गए हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं जेंटलमैन। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। ये ट्रांसफ़र दो प्रकार का हो सकता है कि इसे हम कंप्लीट ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं और इसे हम डीलोकलाइजेशन, जिसको हम पार्शियल ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि ये जो बॉन्ड लेंथ थी वो x एंगस्ट्रॉम थी, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ अब y एंगस्ट्रॉम हो गई, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड करेक्टर नहीं है जेंटलमैन। और हम ये बात 10th स्टैंडर्ड से ही सीखते हुए 11th स्टैंडर्ड में नॉर्मल सी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एट द मल्टीप्लिसिटी increases bond length decreases। बॉन्ड की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। मतलब तय बात है कि जो x की वैल्यू होगी, ये तो कंफर्म हो गया कि x इज लेस देन y। x की जो वैल्यू होगी वो y से छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड सिंगल है और ये बॉन्ड डबल है। z की जो वैल्यू होगी वो तय बात है x और y के बीच में होगी। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ z विल बी an average of x and y। जो z की वैल्यू होगी वो x और y की क्या होगी, एवरेज होगी। अब साहब तय बात है कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कैसी है, हाइपोथेटिकल। अगर मैं इसे 1 दे दूं और इसे 2 दे दूं, तो इनके बीच में हम एक डबल हेडेड एरो बना देते हैं, जिसे आप साइन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। और ये जो तीसरा स्ट्रक्चर बनाया हमने,
तो इंफॉर्मेशन आप सुनिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन सुनिए कि इज अ साइन ऑफ रेजोनेंस। ये जो डबल हेडेड एरो आपने बनाया इज अ साइन ऑफ रेजोनेंस। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि स्ट्रक्चर 1 and 2 are resonating structures और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स imaginary structures but structure number 3 is called resonance hybrid और एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इस वाली स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड या एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलते हैं जेंटलमैन। मैं आपको क्लियर कर दूं। अब यहाँ पर अगर आप पाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। तो x की वैल्यू आप पाएंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू x की क्या होगी 1.34 एंगस्ट्रॉम, y की वैल्यू आप पाएंगे 1.54 एंगस्ट्रॉम, और इन दोनों का एवरेज निकालना है तो z क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2, ये हो जाएगा 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो z विल बी एन एवरेज ऑफ x एंड y। तो देखा क्या आपने कि पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से ये पूरा खेल खेला गया। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय स्ट्रक्चर नंबर 1, नो। कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय स्ट्रक्चर नंबर 2, नो। कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय स्ट्रक्चर नंबर 3, यस। क्योंकि स्ट्रक्चर नंबर 3 में इन दोनों के करैक्टर आ चुके हैं, लेकिन इनको हमें बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमें बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना था। तो मेन फैक्टर क्या बना? मेन फैक्टर ये बना कि रेजोनेंस is helpful to explain all the physical and chemical properties of a molecule।
Resonance is helpful to explain all the physical and chemical properties of a molecule. That molecule can be organic or inorganic. प्यारी बच्चों, मतलब बेंजीन का हमने एग्जाम्पल लिया और आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि रेजोनेंस क्यों जरूरी है। अब हम रेजोनेंस की डेफिनेशन यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि क्या होती है रेजोनेंस की डेफिनेशन। रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या हुई? कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, delocalization of pi electron is called resonance. और complete transfer of pi electrons from one cell, शेल का मतलब समझते हैं एक कोष, कोष किसके पास होता है? एटम के पास। फ्रॉम वन सेल टू एनदर सेल, another cell is called resonance or resonance effect. Resonating effect. पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, जेंटलमैन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज कॉल्ड रेजोनेंस और रेजोनेटिंग इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट है ये दोनों मॉलिक्यूल में हो सकता है। रेजोनेंस, पहले तो रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। रेजोनेंस इज a permanent resonance is a permanent effect resonance can take place resonance can take place in an organic or
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। रेजोनेंस में कभी भी जेंटलमैन एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती। रेजोनेंस में जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है। द पोजीशन ऑफ एटम्स does not change in resonance। रेजोनेंस में एटम्स की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा रिमेन्स रहते हैं अपनी पोजीशन में। होता क्या है, ओनली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का डीलोकलाइजेशन, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन या पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है इन रेजोनेंस में। इन takes place in resonance। रेजोनेंस के कारण रेजोनेंस एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। रेजोनेंस is a stabilizing phenomena रेजोनेंस एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है, यह एक परमानेंट फिनोमेना है। और आप देखेंगे कि बेंजीन का जब आपने केस देखा तो आपने देखा कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर होता है। किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कराने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं लाना पड़ता है। सो वी कैन से दैट रेजोनेंस इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना, इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेनॉन।
फिनोमेनॉन को सरल भाषा में बोल दें प्रोसेस। स्टेबलाइजिंग फिनोमेनॉन है, एक परमानेंट प्रभाव है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है इसमें। पॉजिटिव चार्ज अपने स्थान से खिसक जाता है, लोन पेयर अपने स्थान से खिसक जाता है, फ्री रेडिकल अपने स्थान से खिसक जाता है। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, बड़ी सरल सी बात है। और आपने देखा कि नॉर्मली जिस मॉलिक्यूल में, जैसे आपने बेंजीन का एक और केस लेते हैं, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेते हैं, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन इज एन एसिडिक रेडिकल। इसको एसिडिक रेडिकल आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। इसी को आप एनायन बोलते हैं। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। एक्चुअली जेंटलमैन, कार्बोनेट आयन इज प्रिपेयर फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड इज H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है जिसमें 2 H जो कि ऑक्सीजन से कनेक्ट रहते हैं तो वो रिप्लेस हो जाते हैं, एसिडिक होते हैं, तो इसलिए बेसिसिटी इसमें 2 होती है, डाई बेसिक एसिड है। तो ये कार्बोनेट आयन बनता है। यहाँ पे एक प्रोटॉन था और यहाँ पर एक प्रोटॉन था, वो दोनों रिलीज हो गए और ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बना। खैर ये एक दूसरी बात है। वी आर इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट द रेजोनेंस, कि हम सीखना चाह रहे हैं कि रेजोनेंस में क्या होता है। तो हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि रेजोनेंस में क्या होता है। तो देखें, आपके नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है। तो अगर किसी एटम के पास, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो और उसका एडजेसेंट एटम पाई बॉन्ड से कनेक्ट हो, ये देखिए नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड, तो ऐसे सिस्टम को, दिस सिस्टम इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मैं अभी बताऊंगा आपको। दिस सिस्टम इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम एरो से, ये देखिए एरो, कर्व एरो से इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं और एक कर्व एरो हमने यहाँ पे बनाया। तो देखिए ये एज इट इज है और जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और ये बॉन्ड डबल हो जाएगा। मैं नाम दे दूं, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3। This one is 1, 2, 3. You can see that, gentlemen, कि now double bond is present on oxygen 1. Now double bond is present on oxygen 3. Similarly,
अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को, तो हम इसका एक स्ट्रक्चर और बना सकते थे, उसको मैं यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ ऐसे। ये ऐसे हो जाता, ये डबल बॉन्ड यहाँ होता और ये नेगेटिव चार्ज 1 2 और ये 3। यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सेकेंड ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे थर्ड ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड करेक्टर, मतलब यू कैन सी दैट पाई बॉन्ड करेक्टर is present in all over molecule। पूरे मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन जो करेक्टर है वो फैल चुका है। तो क्यों ना हम इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये तीनों स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस के रिजल्ट्स हैं प्यारे बच्चों। और जब ये तीनों स्ट्रक्चर रेजोनेंस के रिजल्ट्स हैं, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो फिर ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और अगर ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो फिर ये अपना योगदान करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स 1 2 and 3 आर resonating structures of carbonate ion। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कभी भी कि भाई कार्बोनेट आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, तो यू कैन आंसर दैट total RS is equals to 3। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं कार्बोनेट आयन में वो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो ऑन कंबाइनिंग on combining 1 2 and 3 अगर हम कंबाइन करें तीनों को, तो आप देख चुके हैं कि हर एक सी ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में आप देख रहे हैं कि हर एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में पाई बॉन्ड करेक्टर आ चुका है। तो उसको हम ब्रेकिंग लाइन से शो करेंगे जेंटलमैन, इस तरह से उसे हम ब्रेकिंग लाइन से शो करेंगे। मतलब सारे बॉन्ड हमने आइडेंटिकल कर दिए। ओके, सारे बॉन्ड हमने आइडेंटिकल कर दिए और देखा हमने कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -2, 2 ऑक्सीजन है। तो या तो हम यहाँ -2 रख दें और या फिर हम इस पे -2/3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, -2/3 इनको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल चार्ज, इनको हम बोलते हैं फिक्सस चार्ज, काल्पनिक। कोई भी सीरियल देखो आज के समय में, तो पहले से टीवी पे स्क्रीन पे लिख के आ जाता है कि ऑल द कैरेक्टर्स आर फिक्सिशियस। इस धारावाहिक की सभी चरित्र एवं
घटनाएं काल्पनिक हैं। तो ये जो चार्जेस हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स जेंटलमैन, दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, सो दीज चार्जेस आर इमेजिनरी चार्जेस। तो आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये कार्बोनेट, ये जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड किसका? कार्बोनेट का, जिसको आप बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हुआ, मतलब हमने कार्बोनेट आयन में जब रेजोनेंस कराया, किसी ने आपसे पूछा कि क्या कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस होता है? यस होता है। कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस के चलते जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, भाई ये वाला नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे क्या कर सकता है ना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा सकता है और ये यहाँ। तो आप देखो कि दोनों, एक तो ये खुद स्ट्रक्चर है, एक डायरेक्शन ये ए और एक डायरेक्शन ये बी। तो मतलब ए डायरेक्शन का रिजल्ट ये है और बी डायरेक्शन का रिजल्ट ये है। तो इसे हमने बोला स्ट्रक्चर नंबर 1, इसे हमने बोला स्ट्रक्चर नंबर 2 और इसे हमने बोला स्ट्रक्चर नंबर 3। प्यारे बच्चों, तो यू कैन सी दैट कि कार्बोनेट आयन में जब हम रेजोनेंस कराते हैं, तो कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस कराने के बाद किसी भी मॉलिक्यूल में, ये तो कार्बोनेट आयन की बात है, किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कराने के बाद जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं जेंटलमैन, वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। उनको आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं और वो एक्चुअल स्ट्रक्चर में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और कंट्रीब्यूशन करने के बाद, कंट्रीब्यूशन करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, उसे हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बात। दूसरी बात क्या कि जब आपने रेजोनेंस कराया, जैसे कार्बोनेट आयन था, तो जब आपने कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस कराया तो आप इस मॉलिक्यूल में एक चीज और स्टडी करिए कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3 सिग्मा बना रहा है, 3 सिग्मा, और इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, sp2 है, कोई लोन पेयर नहीं है। मतलब जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री है। तो मैंने कई बार आपको बताया कि यदि किसी मॉलिक्यूल में कार्बन एटम या कार्बन एटम्स के पास किसी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाए और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम प्लेनर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ? प्लेनर हुआ। तो एक पॉइंट यहां से और निकल के आया, क्या कि रेजोनेंस इज प्रेजेंट इन अ प्लानर मॉलिक्यूल। देखो, आप बेंजीन में भी ये चीज समझ सकते हैं। बेंजीन में प्रत्येक, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने कार्बन
है टोटल 6, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हुए? 6 हुए, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड 6 हुए। आप देखो कि इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस पे भी sp2 है, तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हुआ? प्लेनर हुआ। और भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे जो प्लेनर मॉलिक्यूल होंगे, sp2 उसमें कार्बन प्रेजेंट होंगे या एटम प्रेजेंट होंगे, और पाइलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा होगा जेंटलमैन, या फिर नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा होगा जेंटलमैन। और डिलोकलाइजेशन के पश्चात जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगी उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। दोज स्ट्रक्चर्स विल बी इमेजनरी, वो स्ट्रक्चर्स क्या होंगी? इमेजनरी होंगी, ध्यान देने वाली बात है। अब अगर बेंजीन में कोई आपसे कहता है कि ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, देखो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी? लगभग 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कितना होगा? 1.34 एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, सीधी सी बात। लेकिन जब इसमें हम रेजोनेंस कराएंगे तो यही बॉन्ड क्या हो जाएगा? 1.34 ही हो जाएगा, 1.54। तो एक्चुअली में वो जेड होगा, वो एवरेज होगा दोनों बॉन्ड लेंथ का। और दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट इन द बेंजीन ड्यू टू द रेजोनेंस। वी कैन से दैट कि ऑल द कार्बन कार्बन bonds are equivalent in benzene due to the resonance। रेजोनेंस के कारण ऐसा होगा कि बेंजीन में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे। मतलब एक रिजल्ट निकल के आया कि क्या रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ परिवर्तित हो जाती है यार? क्या रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ परिवर्तित हो जाती है यार? तो अगर बॉन्ड लेंथ बदल जाएगी जेंटलमैन, तो आई थिंक बॉन्ड एनर्जी भी बदल जाएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बदल जाएगी। तो हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ may be changed। hybridization will be affected by resonance बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन विल बी अफेक्टेड, और भी ढेर सारे रिजल्ट रेजोनेंस के। देखिए रेजोनेंस होने पर जो भी चेंजेस नजर आएंगे मॉलिक्यूल में, उन सब पे रिजल्ट बनेंगे और क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे बॉन्ड लेंथ, भाई हमें ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, is inversely proportional to bond strength, is inversely proportional to percentage S character। ये आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो कि मान चलिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH, हम लोग पढ़ चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, दिस वन इज कार्बेनाइल। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या हम कह सकते हैं इस कार्बन के ऑर्बिटल में एक लोन पेयर आ गया है। तो
हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ये लोन पेयर है और ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब ये लोन पेयर किस में चला गया, रेजोनेंस में चला गया जेंटलमैन, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में जब काउंट नहीं किया जाएगा तो आप देखो कि कितने सिग्मा बनेंगे, 2 और 1 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, और यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इस तरह के कार्बन आयन में sp3 ना हो के क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन changes from sp3 to sp2 when lone pair takes place in resonance। तो रेजोनेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमेनॉन है प्यारे बच्चों। मैंने आपको रेजोनेंस की बहुत ही अच्छी कहानी सिखाने की कोशिश की है अभी तक। रेजोनेंस कौन कौन से सिस्टम में हो सकता है चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, और रेजोनेंस के द्वारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तब तक आप इसे पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट।